अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबरों के साथ हम आपके सामने लेकर आएंगे दिन भर आपके इर्द गिर्द घूमने वाली उन खास खबरों को जिस पर आपकी नज़र बनी रहेगी। सबसे पहले हम सुर्खियां बताते हैं कि आज कहां क्या होने वाला है, क्या कुछ आपके इर्द गिर्द हो सकता है खबरों के लिहाज से, राजनीतिक गलियारों में, और बाकी अगर हम देखें तो बिज़नेस के लिहाज से, स्पोर्ट्स के लिहाज से कितना इम्पॉर्टेंट रहेगा। आज़ादी का डिजिटल महोत्सव शुरू हो चुका है और जनसंख्या पैमाने पर समाधान के निर्माण पर AI का लाभ उठाने के विषय पर विशेष सत्र इसमें बुलाई गई है। और आज़ादी के डिजिटल महोत्सव के रूप में सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को मतलब इंडस्ट्रीज़ को उपयोग पर सत्र ब्लॉकचेन, AR, VR, ड्रोन, IoT और GIS महामारी के बाद स्टार्टअप परितंत्र को मजबूत करने के विषय जो हैं वो इसमें महत्वपूर्ण रहेंगे। आज अगर हम बात करें तो भारत सरकार के डाक विभाग के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल मंजू कुमार स्वच्छता पर करेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शाम को 3 बजे हो सकती है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन 12 सांसदों को निलंबन के बाद आज राज्यसभा में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक है। बैठक पे अगर हम देखें तो कांग्रेस की अध्यक्षता में ये बैठक हुई जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया है कि माफ़ी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसी खबर आ रही थी सरकार के सूत्रों से कि अगर ये सांसद माफ़ी मांग लेते हैं तो इनके निलंबन पे विचार किया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ओमिक्रॉन के मद्देनज़र राष्ट्रीय राजधानी के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और अस्पतालों की तैयारियों को लेकर के एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख मतलब एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अपने समकक्ष महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए मुंबई के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राकंपा नेता अनिल देशमुख ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे एक सदस्यीय न्यायमूर्ति के यू चांदीवाल आयोग के समक्ष आज वो पेश होंगे। मतलब कि एनसीपी लीडर और पूर्व गृह मंत्री जो है महाराष्ट्र को, उनको आज जो एक सदस्यीय पूर्व जजों की एक सदस्यीय कमेटी जो बनाई गई थी, एक सदस्यीय न्यायमूर्ति KU चांदीवाल की जो आयोग बनाई गई थी इस पूरे मामले को देखने के लिए उनके समक्ष आज वो पेश होने वाले हैं। UGC छात्रवृत्ति के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पंजीकरण प्रक्रिया जो है वो अब से बंद कर देगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे प्रमुख विषयों में 10वीं और 12वीं कक्षा के टर्म 1 की बोर्ड परीक्षा शुरू करने जा रहा है। कनाडा कोवैक्सीन के टीका लगवा चुके लोगों को प्रवेश की अनुमति दे देगा और सिंगापुर एयरलाइंस बेंगलोर से सिंगापुर सिटी जाने और वापसी के लिए फिर से अपनी उड़ानें जो हैं वो शुरू कर देंगी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए जापान आज से विदेशी जो ट्रैवलर्स हैं उनके प्रवेश पर रोक लगाएगा। नासा के क्रू 3 अंतरिक्ष यात्री अपना पहला स्पेस वॉक जो है वो करने जा रहे हैं। यूनिसेफ समकालीन कला संस्थान का 75वां जो है वो वर्षगांठ मनाने जा रहा है और पहला फीफा अरब कप जो है वो कतर में शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही ओमिक्रॉन को लेकर के आज भारत की केंद्र सरकार जो है वो भी एक सभी राज्यों के साथ एक बैठक करने वाली है और इस बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य सचिव राजभूषण जो हैं वो करेंगे। इसके साथ ही अगर तफ्तीश खबरों में जाएं तो मथुरा से एक जो है वो दुख भरी खबर है। दुख भरी इस लिहाज से कि कोरोना के नए वेरिएंट की खबर आ रही है। इन सब के बीच में मथुरा में
कोरोना का जो दहशत है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। इस्कॉन के समीप कोरोना बम जो है वो फूटा है। 4 विदेशियों की रिपोर्ट जो कोरोना पॉजिटिव आई है। चारों विदेशी पहले ही आए थे, इनकी जो रिपोर्ट है पहले ही संक्रमित पाई गई थी और उसके बाद अब 8 और विदेशी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस तरह से मथुरा में 10 विदेशियों के कोरोना संक्रमित होने की खबर जो है वो आ रही है। ये शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज है और ये जो आज का सत्र है वो भी हंगामेदार होगा, ऐसा महसूस किया जा रहा है क्योंकि जिन 12 सांसदों को निलंबित किया गया था उन 12 सांसदों की बैठक को लेकर के सभी विपक्षी दलों की आज बैठक कांग्रेस की अध्यक्षता में हो रही है और इस बैठक में कुछ खास निर्णय भी लिए गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है कि राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। विपक्ष अहम बैठक कर रहा है। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को लेकर के विपक्षी दल जो है इस बैठक में एक रणनीति तैयार करेंगे और राज्यसभा में अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे। बात अगर माफ़ी की है तो माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इन सांसदों के खिलाफ यह कार्रवाई जो है सदन के मानसून सत्र में अनुशासनहीनता के आरोप में की गई थी और नियमों के मुताबिक माफ़ी मांगने पर वापस जो है उनका जो है निलंबन वापस हो सकता है। लेकिन ये कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे बोल चुके हैं कि माफ़ी का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। ममता बनर्जी जो है आज से अपने 3 दिवसीय मुंबई दौरे पे हैं पश्चिम और उसके बाद वो इस दौरान कई लोगों से मुलाकात करेंगी जिसमें से एनसीपी के प्रमुख शरद पवार भी होंगे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी होंगे और इसके अलावा वो उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगी और उन्हें अगले साल अप्रैल में पश्चिम बंगाल में ग्लोबल बिजनेस समिट जो होना है उसके लिए आमंत्रित भी करेंगी। टीएमसी के एक नेता का कहना है कि ममता बनर्जी जो है वो का ये मुंबई दौरा जो है काफ़ी आकर्षित होने वाला है, निवेश के लिहाज से भी और पॉलिटिक्स के लिहाज से भी। और एक खुशखबरी है कि सिंघू बॉर्डर से एक अच्छी खबर आ रही है और 2 दिन के अंदर किसान आंदोलन जो है वो ख़त्म हो सकता है। पंजाब के 32 संगठन वापसी की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब कोई बहाना नहीं बचा है जिससे हम इस आंदोलन में बैठे और यहाँ पे धरना प्रदर्शन करें और इसको लेकर के बुधवार को एक अहम बैठक भी हो सकती है। केंद्र सरकार ने तीनों कानून जो हैं वापस ले लिए हैं और किसान जो हैं इसको लेकर के लगातार बैठक कर रहे हैं। इसमें घर वापसी की सहमति बन गई है ऐसा लगता है और लेकिन इसका अंतिम फैसला जो है वो 1 दिसंबर को लिया जाएगा। फैसला लेने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के 22 लोगों की कमेटी की इमरजेंसी बैठक जो है वो 1 दिसंबर को बुलाई गई है। हालांकि ये मीटिंग जो है पहले 4 दिसंबर को होनी थी लेकिन जैसे ही सदन में इन तीनों कानूनों को वापस लिया गया, इस मीटिंग को, इस बैठक को प्रीपोन कर दिया गया और अब ये बैठक जो है वो 1 दिसंबर को होगी। लेकिन ये संयुक्त किसान मोर्चा बोल रहा है, अगर संयुक्त किसान यूनियन की बात करें, राकेश टिकैत के संगठन की बात करें तो राकेश टिकैत टस से मस होने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम जब तक एमएसपी को लेकर के और हमने जो 6 मांगे की हैं जिसमें से 700 जो किसान मारे गए हैं इस धरना प्रदर्शन के दौरान मरे हैं उनके मुआवजे से लेकर के एक ज़मीन चाहिए जिस पे उनका जो है स्मारक बनाया जाए और एमएसपी फिक्स किया जाए। साथ ही जिन लोगों पे 26 जनवरी के मामले को लेकर के केसेस चल रहे हैं वो सारे केस केंद्र सरकार वापस ले तभी ये धरना खत्म होगा, ऐसा उनका कहना है। और साथ ही उनके खिलाफ जो भी कानूनी एक्ट हैं किसानों को लेकर के, अगर वो अपना कर्ज नहीं दे पाते हैं या बिजली नहीं दे पाते तो वो सब भी रद्द किया जाए। ऐसी जो अनर्गल बातें हैं उनकी तरफ से वो रखी गई हैं जिसको मानना शायद बहुत मुश्किल होगा। असदुद्दीन ओवैसी जो है ने केंद्र सरकार को कहा है कि सीए का कानून भी वापस करें। ये कानून धर्म के आधार पे है और इसलिए ये देश को बांटता है, इसलिए कानून वापस होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि सरकार ने राजनीतिक हार की डर से विधानसभा चुनाव से पहले किसान कानून को वापस ले लिया है। देश का एक बड़ा ग्रुप यह कह रहा है कि अब सीए संविधान
कि आर्टिकल 14 का सीए संविधान जो है वो भी आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है और ऐसे में हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार जो है नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए को वापस ले। अमरिंदर सिंह का एक कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने अहम फैसला लिया है और एक सियासी दांव खेलते उन्होंने कहा है कि 2022 में सहयोगी दलों के साथ वो पंजाब में सरकार बनाएंगे। दिल्ली में जाकर वो बीजेपी हाईकमान से भी मिलेंगे और साथ ही उन्होंने दावा किया है कि 2022 में उनकी ही सरकार बनेगी और इसके लिए वो बड़ी तेज़ी से मेंबरशिप ड्राइव भी चला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा की सीट शेयरिंग के लिए वो दिल्ली जाकर बीजेपी हाईकमान से मिलेंगे। वो बीजेपी के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भी प्रचार करेंगे और वो चाहते हैं कि बीजेपी उनके लिए पंजाब में उनको समर्थन दे। इसको लेकर के वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर चुके हैं, जिसकी खबरें जो हैं कल आई हैं। जिसके बाद मीडिया में बातचीत से अमरिंदर सिंह ने उसी दौरान उन्होंने ये बातें कही थी कि कांग्रेस लगातार कैप्टन के जो मूवमेंट है उस पर नज़र बनाई हुई है और उसके तहत अपनी रणनीति तैयार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस राजनीतिक दांवपेच में कौन किस पे भारी पड़ता है ये तो 2022 के इलेक्शन और उसके नतीजों के बाद ही पता चल रहा है। हालांकि कैप्टन की पत्नी अभी तक, परनीत कौर अभी तक कांग्रेस में है, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि परनीत कौर भी कांग्रेस छोड़ने का मन बना चुकी हैं। और इन सब के साथ ही अगर हम देखें तो कुछ खबरें जो हैं और भी अहम हैं। देश में अब तक 123 करोड़ 15 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन जो है वो लोगों को लग चुका है और ये जो है दर जो है इसको हम है वो 98.34% पे खड़ा हुआ है। संसद ने 29 नवंबर को शीतकालीन सत्र से पहले दिन रोज लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानून निरस्तर विधेयक जो है उसको पारित कर दिया है और तीनों कानूनों के विधेयक वापस लेने की मांग करने वाले विधेयक को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पेश किया था। इसको लेकर भी आज खबरों के लिहाज से गहमा गहमी हो सकती है, लोगों के बयान आ सकते हैं। निचले सदन में अध्यक्ष ओम बिरला ने ये इसको पारित किया था और इसको लेकर के जो हंगामा हुआ था वो हमने देखा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो देव संस्कृति विद्यालय हरिद्वार का दौरा कर रहे हैं। वो फिलहाल उत्तराखंड में थे। हमने देखा था, उनकी तस्वीरें आई थी कि किस तरह से वो गंगा आरती में भी शामिल हुए थे, परमार्थ निकेतन के गंगा आरती में। और अगर हम देखें तो फाइनेंस के लिहाज से प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों में 1,48,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि जो है अब 43 करोड़ 85 लाख हो गई है। और वित्त मंत्री डॉक्टर भगवत किसान राव वित्त राज्य मंत्री हैं ये, वो भगवत किसान राव करार ने लोकसभा में एक सवाल में ये लिखित जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पिछले साल 25 मार्च तक जनधन खाते में कुल 38 करोड़ रुपए के आसपास थे। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए $300 मिलियन का रेंज पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे झुग्गी क्षेत्रों में 51 मिलियन सहित 256 मिलियन से अधिक शहरवासियों को लाभ प्राप्त होगा। सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी। CCEA सशक्त वैकल्पिक तंत्र ने CEL में भारत सरकार की 100% इक्विटी शेयर होल्डिंग की बिक्री के लिए मेसर्स नंदलाल फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड की उच्चतम मूल्य बोली को मंजूरी दी है, जीतने की बोली 210 करोड़ 60 हजार रुपये की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को एक ऐसे अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव भेजा है जिससे उसे केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा शुरू करने में मदद मिलेगी। जियो जो है वो अपने अनलिमिटेड प्रीपेड प्लान्स पर टैरिफ बढ़ोतरी की घोषणा की है।
जो 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा। अनलिमिटेड प्री प्लान्स के अलावा जियो ने अपने डेटा एंड वन जियो फोन प्लान में भी बढ़ोतरी की है। मनोरंजन के लिहाज से अगर खबरों को देखें तो नागा चैतन्य के साथ विभाजन के बाद समंथा अल्लू अर्जुन की पुष्पा उदय ने पहली बार आइटम गीत के लिए शूटिंग शुरू कर दी है। और इसके साथ ही अगर एंटरटेनमेंट जगत की बात करें तो कुछ और खबरें भी हैं जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। उन खबरों में आपके पसंद की कौन सी खबरें हैं वो आप चुनिए। गोवा में भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में ब्रिक्स फिल्म समारोह पुरस्कारों के 6ठे संस्करण की घोषणा की गई। पहली बार 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 के दौरान IFFI इफ़ी जिसको हम कहते हैं के साथ ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दक्षिण अफ्रीकी फिल्म बारात और रूसी फिल्म मेरे ऊपर सूरज कभी सेट द्वारा साझा किया गया था। रक्षा के क्षेत्र में सेना ने बल में लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए पिछले साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 557 महिला अधिकारियों की अस्थायी कमीशन प्रदत्त किया है। कनिष्ठ राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने ये जवाब लिखित में राज्यसभा को बताया। किसी भी महिला अधिकारी को पीसी देने में कोई देरी नहीं की गई है। पीसी से इनकार करने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने वाली 72 महिला अधिकारियों के बारे में पूछे जाने पर भट्ट ने कहा कि 63 पात्र लोगों को इस साल 25 नवंबर को पीसी प्रदान किया गया है। अनुपालन के निर्णय के साथ जो है इसको दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल ही महिलाओं को ट्राई सर्विस नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा के लिए इजाज़त दी थी। अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो विदेश मंत्रालय ने ओमिक्रॉन संस्करण के साथ अफ्रीका में प्रभावित देशों के लिए मदद का प्रस्ताव रखा है। अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ मेड इन इंडिया टीकों की आपूर्ति के भी आश्वासन दिए हैं। कोविड वेरिएंट का नाम किसने रखा? ओमिक्रॉन। ये भी जानना जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सार्वजनिक भ्रम और कलंक से बचने के लिए ग्रीक पत्रों के बाद वेरिएंट का नामकरण शुरू कर दिया है। ओमिक्रॉन ग्रीक वर्णमाला का 15वां पत्र है। ओमिक्रॉन कोविड-19 वेरिएंट को लेकर के चिंताओं के बीच यूपी सरकार ने कहा है कि इसके हवाई अड्डों पर पहुंचने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अनिवार्य RT-PCR टेस्ट से गुजरना होगा। आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर में अधिकारियों के अंतर्राष्ट्रीय आगमन पर बारीकी से नज़र बनाए रखने को कहा गया है। कर्नाटक और केरल समेत अन्य राज्यों में भी विदेशी आगमन के लिए दिशा निर्देश की घोषणा कर दी गई है। और अब पराग अग्रवाल जो हैं वो जो कि IITian है, पराग अग्रवाल जो हैं वो जैक डॉर्सी की जगह पे ट्विटर के CEO के रूप में अपने स्थान ग्रहण करेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई IITB के पूर्व छात्र भारतीय अमेरिकी पराग अग्रवाल 2011 में विज्ञापन इंजीनियरिंग के रूप में ट्विटर से जुड़े और अब 2017 में CEO के रूप में नियुक्त हुए। अग्रवाल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में PhD भी कर चुके हैं। ट्विटर से जुड़ने से पहले अग्रवाल माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च और याहू रिसर्च की पोजीशन पे रहे हैं। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन अफ्रीकी देशों को कोविड-19 टीकों की एक और 100 करोड़ डोज की पेशकश कर रहा है। अतिरिक्त वैक्सीन की खुराक की प्रतिज्ञा लगभग 20 करोड़ खुराक और वो देगा, जिसे चीन पहले ही अफ्रीकी महाद्वीप को दे चुका है। अफगानिस्तान के PM मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंजदा जो ने उन लोगों के
फ्रीज किए गए बैंक खातों को अनब्लॉक करने का आदेश दिया है, जिन्होंने अशरफ गनी सरकार के तहत काम किया था और अभी भी देश में बने हुए हैं। हालांकि खातों को अनब्लॉक कर दिया जाएगा, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार इन अधिकारियों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। वर्तमान सरकार के लिए काम कर रहे पिछले शासन से अब उन लोगों को पारिश्रमिक दिया जाएगा जो उनके लिए काम कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 30 नवंबर को मॉस्को के वियतनामी समकक्ष गुएन जुआन फुक के साथ बातचीत करेंगे। कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट की खोज ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली सरकार ने घोषणा की है कि देश में फेस मास्क अब अनिवार्य कर दिया जाएगा। उल्लंघन करने वाले को दंडित भी किया जाएगा। और कुछ खबरें स्पोर्ट्स जगत से भी। फीफा ने फीफा पुरस्कार 2021 के लिए 11 खिलाड़ी की नामांकन सूची की घोषणा कर दी है। फीफा पुरस्कार पुरुषों या महिलाओं के खेल से पुरुष या महिलाओं खिलाड़ियों को सौंपा गया है। वो पुरस्कार एक वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोल करने पे आंका जाता है। इस पुरस्कार को कई अन्य लोगों के बीच जो है वो रखा गया है, जिनमें नाम जो है ज़ल्ता इब्राहिमोविक, ओलिवर गिरोद और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो है वो इस पुरस्कार को जीत रहे हैं इस बार। भारतीय टेनिस खिलाड़ी राजकुमार रामनाथन ने 12 साल बाद अपना पहला चैलेंजर स्तर का एकल खिताब जीत लिया है। उन्होंने बहरीन की मनामा में ATP मनामा स्पर्धा के शिखर सम्मेलन में ये जो है वो मैच जीता है। और इसके साथ ही आज की ये खबरें जो हैं यहीं पे रख रही हूँ, लेकिन एक खबर और बताना चाहूँगी आपको कि जो कि बेहद अहम है हमारे लिहाज से, वो ये कि मुकेश अंबानी जो हैं वो धीरे धीरे ई-मार्केटिंग में, ई-कॉमर्स में वो अपनी जगह जो है बहुत तेज़ी से स्थापित करें। और अमेज़ॉन के ख़िलाफ़ उन्होंने एक युद्ध सी छिड़ी हुई है, जहाँ की अमेज़ॉन को वो पछाड़ना चाहते हैं। और इस युद्ध में उनका साथ उनको अब व्हाट्सएप का भी साथ मिल गया है, जिससे 97 लाख करोड़ के बाज़ार पे वो कब्जे की लड़ाई जो है उसमें कहीं ना कहीं बढ़त दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। भारतीय रिटेल मार्केट में दबदबा कायम करने के लिए कई कंपनियों की होड़ मची हुई है, लेकिन मुख्य मुकाबला एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी की जियो मार्ट, जेफ बेजोस की अमेज़ॉन और वॉलमार्ट के निवेश वाली फ्लिपकार्ट के बीच है। इस मुकाबले में अंबानी को अब लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का साथ मिल गया है। ब्लूमबर्ग की मतलब एक रिपोर्ट की अगर माने तो भारतीय ग्राहक अब व्हाट्सएप के जरिए जियो मार्ट में ग्रॉसरी की खरीदारी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें व्हाट्सएप पर नए टैप एंड चैट ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। इसमें डिलीवरी फ्री है और मिनिमम ऑर्डर वैल्यू का झमेला नहीं है। ग्राहक इसके ज़रिए फल, सब्जी, अनाज, टूथपेस्ट, पनीर और बेसन जैसे अपने सारे ग्रॉसरी के सामान, अपने डेली यूटिलिटी के सामान को मंगवा सकते हैं। कस्टमर ऐप में शॉपिंग बास्केट फिल कर सकते हैं और जियो मार्ट के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। ऑर्डर मिलने पर कैश पेमेंट भी किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मुकेश अंबानी के लिए कि वर्ल्ड ई-कॉमर्स पे वो अपना दबदबा बनाना चाहते हैं और भारत में अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के पैर उखाड़ने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये इस कोशिश में कितनी सफलता मिलेगी ये भी देखना होगा। देखिए, ओमिक्रॉन को लेकर के दहशत जो है इतना बढ़ गया है कि अफ्रीका देशों पे प्रतिबंध एकदम से लागू हो गया है। साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं और कोरोना के इस नए वेरिएंट को अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखते हुए WHO ने इसे ओमिक्रॉन नाम दिया है। यह कोरोना
का अब तक का सबसे अधिक म्यूटेशन करने वाला वेरिएंट माना जा रहा है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे डरावना बता रहे हैं। इस वेरिएंट को भारत में दूसरी लहर और दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर की वजह बने डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज़्यादा खतरनाक और म्यूटेशन वाला बताया जा रहा है, जो तेज़ी से फैलता है। ओमिक्रॉन से अगर देखें तो पाकिस्तान ने भी इस पे अपनी चिंता जता दी है और बाइडेन ने कहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना वेरिएंट से हालांकि घबराए नहीं, लेकिन एहतियात बरतनी है और वैक्सीन जो है वो कारगर है। भारत ने ओमिक्रॉन के वेरिएंट पे आशंका जताते हुए कई जो है कदम उठाने के लिए राजी हो गया है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर उभर रही चिंताओं के बीच कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका से हाल में बेंगलुरु आए 2 लोगों में से एक का नमूना डेल्टा वेरिएंट से अलग है और उन्हें शक है कि ये ओमिक्रॉन हो सकता है। इस व्यक्ति में पाया गया वायरस डेल्टा वेरिएंट से बहुत ही अलग दिखता है। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक मरीन में भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। अभी उसका वो कौन से वेरिएंट से ग्रसित है ये रिपोर्ट अभी नहीं आ पाई है। और अफ्रीकी देशों के 100 यात्री जो हैं वो मुंबई आए हैं, जिससे खतरा जो है महाराष्ट्र में एक बार फिर बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ क्षेत्रों में नतीजे जो हैं वो गंभीर हो सकते हैं अगर एहतियात नहीं लिया गया। सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है। मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, स्थिति खतरनाक और अनिश्चित है। ऐसे में सिर्फ हम ये ना देखें कि ये यूरोपीय देशों को या ब्रिटेन को या अमेरिका को ग्रसित कर रहा है और दक्षिण अफ्रीका तो इससे ग्रसित है ही, ये हमारे तक कभी भी पहुंच सकता है। और सरकार को मेरा ये मानना है कि इसको लेकर के जल्द से जल्द कोई ठोस फैसला लिया जाना चाहिए, खासकर एयर ट्रैवलिंग को लेकर के। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए। नमस्कार।